जय हिंद दोस्तों। ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 सेट प्रैक्टिस देखेंगे। जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे दरोगा के लिए हो या फिर रेलवे के लिए हो या फिर बीपीएससी पीटी के लिए हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब प्रश्न जितने भी हैं वो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है किसकी उपस्थिति के कारण? यानी पत्तियों में क्या उपस्थित होता है जिससे पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। ऑप्शन आपके सामने है, मात्र 2 सेकंड का टाइम लेना है। तो पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल में, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है, ये ध्यान रखना। खून का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? उसमें लाइकोपिन पाया जाता है। और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। दूसरा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? यानी कौन सा गैस लीक हुआ था जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? इसमें कई लोगों की जान गई थी, कई हजार लोग की, और कई हजार लोग घायल हुए थे। ऑप्शन आपके सामने, मात्र 2 सेकंड का टाइम लेना है। तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी भोपाल में, जो बहुत बड़ा त्रासदी का कारण बना था। ये घटना कब घटी थी? तो ये घटना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये घटना हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को। कब? 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात को ये घटना घटी थी। मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस लीक हुआ था और कई लोगों की जान गई थी। अगर क्वेश्चन पूछेगा मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का जो सूत्र होता है वो होता है C2H3NO। ये ध्यान रखिएगा, किसका है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन में होती है, ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? केवल ऑक्सीजन होती है, ये ध्यान रखिएगा। ओजोन परत है पृथ्वी के समताप मंडल में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन। ठीक है। ओजोन का सूत्र होगा O3, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? और सिगरेट का जो धुआं बहुत ही हानिकारक होता है, जो गाड़ी से धुआं निकलता है उससे 10 गुना हानिकारक होता है ये सिगरेट का धुआं। इसमें क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें बेंजीन पाया जाता है। इन कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है सिगरेट के धुएं में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन आपके सामने है, ये है लाइकेन। लाइकेन जो है जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव देहात में जब पेड़ के नीचे आदमी सोता है उसको मना किया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें रात में जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करता है, यानी दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ पौधे के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सागरीय खरपतवार इसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये है आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। आयोडीन से घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है। तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। क्या होती है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट प्रश्न है, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चूहे के विष का जो रासायनिक नाम है वो है जिंक फॉस्फेट। क्या है? जिंक फॉस्फेट, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? तो ये है क्लोरोपिक्रीन। क्या है? क्लोरोपिक्रीन है आंसू गैस का मुख्य घटक। आंसू गैस का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्लोरोएसिटिफिनोन, ये ध्यान रखिएगा। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटिफिनोन है। एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग है कौन सा? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये है वातस्फीति रोग। ये कैसा रोग है? तो ये फेफड़े की बीमारी है। ठीक है। कैसा रोग है? तो फेफड़े की बीमारी है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब्रक के जो खदान में काम करते हैं उनको ज़्यादा ये रोग होता है। नेक्स्ट है, एलिसा प्रशिक्षण किसके द्वारा निदान किया जाता है? यानी कौन सी बीमारी के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो ये है एड्स।
एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपने। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, तो एल्युमिनियम को शुद्ध विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। जितने भी प्रश्न हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ लेना है। बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसको H2SO4 बोलते हैं हम, H2SO4, ये ध्यान रखना आपने। साबुनीकरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा, ऑप्शन आपके सामने है, साबुन बनाया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो दोनों अर्धचालक हैं, वो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसका ट्रांजिस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? यानी कोका कोला में क्या ऐसा पाया जाता है जिसका स्वाद खट्टा होता है? तो ये होता है फॉस्फेरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फेरिक एसिड के कारण कोका कोला का स्वाद खट्टा होता है। पायराइट ऐश को जलाने से क्या मिलती है? यानी पायराइट ऐश को हम लोग जलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना आपने। देखिए साइंस बहुत ज़रूरी है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों? ऑप्शन आपके सामने है। हीलियम का जो घनत्व होता है वायु से कम होता है। कैसा होता है? हीलियम का जो घनत्व होता है वायु से कम होता है, इसलिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? देखिए खाने के सोडे को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3, ये ध्यान रखना आपने। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? यानी दिया सलाई की जो मुंडी होती है उसकी, उस पर क्या होता है? तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल फास्फोरस पाया जाता है, यह ध्यान रखना। सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट की जो खोज हुई है वो हुई है 1824 में। सीमेंट की खोज हुई है 1824 में, ध्यान रखना। कौन? जोसेफ स्पीडन। 1824 में सीमेंट की खोज की, और इसका नाम क्या दिया? पोर्टलैंड सीमेंट, ये ध्यान रखिएगा। किडनी स्टोन, जिसको हम लोग पथरी बोलते हैं, ये किस चीज़ का बना होता है? इसमें क्या पाया जाता है? किडनी स्टोन यानी पथरी में, तो इसमें जो होता है किडनी जो होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। इसमें पथरी हम लोग बोलते हैं, किडनी स्टोन को हम लोग पथरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबड़ है वो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक। कई बार एग्जाम में सब आ चुका है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन सा करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी कन्वर्ट करता है। कौन करता है? बैटरी कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वांटम सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वह है मैक्स प्लांक। कौन है? मैक्स प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत के जन्मदाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है विद्युत सेल। कौन है? ये है विद्युत सेल। विद्युत सेल का काम क्या है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर डायनेमो की बात किया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है, और जस्ट डायनेमो का अपोजिट होता है विद्युत मोटर। डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट। ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत ईजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। होमोसेपियंस जो है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। किसका? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। बाकी बात किया जाए तो पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस है बाघ का रास्ता। इस बाघ का वैज्ञानिक नाम मेढक है राना टिग्रिना, ये ध्यान रखिएगा। मेढक का क्या नाम है? तो राना टिग्रिना। बिल्ली का क्या नाम है? बिल्ली का बोलेगा तो फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। तो क्वेश्चन बोल रहा है होमोसेपियंस किसका है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है।
डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो डायनामाइट जो है उसके आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखना आपने। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? अधातु बोल रहा है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है वो है ब्रोमीन। क्या है? यह है ब्रोमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, 2 सेकंड का टाइम लीजिएगा। तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो है फ्रियोन 12 के नाम से जानते हैं बाजार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीसा पेंसिल, जिसको लेड पेंसिल बोला जाता है, किस चीज़ उसमें होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सीसा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखते होंगे इसमें 2HB 3HB ऐसे लिखता होगा। तो क्वेश्चन कई बार आ जाएगा कि जो पेंसिल में HB लिखा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? HB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हार्ड ब्लैक। क्या होता है? हार्ड ब्लैक। ये ध्यान रखना आपने, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में आ चुका है। तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई का नाम है क्यूरी, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है? तो ऊष्मा के रूप में निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कितने? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में, ठीक है। दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई कौन है? तो पारसेक है, ये भी ध्यान रखना आपने। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? उसका प्रयोग कहाँ होता है ट्रांसफार्मर का? तो ट्रांसफार्मर का काम केवल एसी परिपथ में होता है, एसी सीरीज में होता है। कभी भी ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? किसके द्वारा? तो अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका था। कहाँ फेंका था? हिरोशिमा में। कब? तो ये फेंका था 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा बम फेंका था। इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, लिटिल बॉय, ये ध्यान रखना है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो जापान के हिरोशिमा में। कब? तो 6 अगस्त 1945 में। कौन सा बम? उसका नाम क्या दिया गया था? तो लिटिल बॉय। कौन फेंका था? तो अमेरिका फेंका था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। किस पर? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। अगर यही परमाणु बम की बात किया जाए तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के रूप में काम करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो ये है रेडियो फास्फोरस। कौन सा चर्म रोग में उपयोग किया जाता है? रेडियो फास्फोरस, ये ध्यान रखना आपने। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होती है? तो जो खच्चर होगी वह घोड़ी और गधे के मिश्रण से होगी। घोड़ी और गधे के मिश्रण से किसका निर्माण होगा? तो खच्चर का निर्माण होगा, ये याद रखना है आपने। किस रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होती? ऑप्शन आपके सामने है। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ए बी में एंटीजन पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वग्राही, ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ए बी यानी सर्वग्राही में एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ये। तो मानव में संतान के लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है, ठीक है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, महिला है ये पुरुष है। महिला का गुणसूत्र कैसा होता है? X और X होता है। पुरुष का X और Y होता है।
महिला का एक्स और पुरुष का अगर एक्स मिलेगा तो लड़की का निर्माण होगा, महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलेगा तो लड़के का निर्माण होगा, ये ध्यान रखना आपने। तो महिला का तो हमेशा एक्स और एक्स है ही है गुणसूत्र, चेंजिंग किस में होता है तो पुरुष में एक्स और वाई है। तो पुरुष के गुणसूत्र से ही पिता के गुणसूत्र से ही बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जाता है, ये ध्यान रखना है। जब नींबू के रस के खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होती है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस कौन सी गैस होती है, यानी नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा निकलेगी, ये निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, यानी पहली बार उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है, या उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, बोथ आर इक्वल। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने की। किसने की, रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात किया जाए तो दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की। किसने की, एमंडसन ने की, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव तो रॉबर्ट पेरी। नेक्स्ट प्रश्न है पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखना आपने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, यह ध्यान रखना है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी चीज वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, चांद पर अगर लेके जाइएगा तो उसके भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में नहीं। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, नियत रहता है, उसमें चेंज नहीं होगा। तो पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाने में भार में परिवर्तन और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान बदल जाएगा परंतु भार उतना ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, याद रखिएगा। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कन्फ्यूज़न बहुत होता है, यानी किसी अर्धचालक को हम लोग गर्म करेंगे तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रतिरोध बोल रहा है यहाँ पर, यह ध्यान रखना है। तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। जब किसी अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया जाए कि यदि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो चालकता पर बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन बोल देगा प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध पर प्रभाव घटेगा, ठीक है। और एक बात सुन लीजिए कि NCERT सार संग्रह और क्रोन का जो सीरीज चल रहा है, प्राचीन सभ्यता से लेकर मौर्य वंश तक एकदम डिटेल से मैं बताता हूँ, सबका टेस्ट भी लेता हूँ। और दरोगा का सेट प्रैक्टिस पर डे आपको मिलता है। तो प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर डे आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।